हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। आज ये एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री का लास्ट वीडियो है। इसमें जो है से जो भी चैप्टर बचे हुए हैं, 2 चैप्टर, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इससे पहले जो है से 5 चैप्टर करा दिया गया है, तो आप जो है से उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, और साइंस का भी जो है वीडियो मैंने डाल दिया है। साइंस का भी एनसीईआरटी जो है से वीडियो डाला जा रहा है, उसमें भी जो है मैं लगातार वीडियो करा रहा हूँ। तो आप लोग उसको भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये फाउंडेशन कोर्स है। इसमें जो है सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की तैयारी जो है सिस्टमेटिक वे से कराने जा रहा हूँ फाउंडेशन लेवल पर, और उसके बाद जो है से फिर जो है सप्लीमेंट्री बुक से भी मैं उसकी तैयारी करवाऊंगा। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एनसीईआरटी। और अब बीपीएससी भी काफ़ी डीपली पूछने लगा है, तो आपको जो है एनसीईआरटी जरूर करना चाहिए। इससे जो है आपके लगभग क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। इस बार भी जो है 68 बीपीएससी हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको देखने को मिल गए होंगे। और दोस्तों 68 बीपीएससी मेंस के लिए मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो उसके लिए भी आप चैनल से जुड़ जाइए। मैं सबसे पहले निबंध पे जो है से लिखना बताऊंगा कि किस तरह से निबंध लिखा जाएगा, और जो भी संभावित ऐसे का टॉपिक होगा उस पर मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और आप लोग टेलीग्राम पे से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो नाम इसी चैनल के नाम से है, आईएसपीसीएस होम, और जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला 11वां चैप्टर है उसमें क्या है, देखते हैं कि नए साम्राज्य और राज्य। तो नए साम्राज्य और राज्य के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन है कि हरिसेन निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। तो हरिसेन ने जो है वो किसके दरबारी कवि थे, तो वो थे समुद्रगुप्त के। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के शासक थे, उनके दरबारी कवि थे हरिसेन। नेक्स्ट है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है वो किसके बारे में जो है सूचना प्रदान करता है, तो वो करता है समुद्रगुप्त के बारे में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है समुद्रगुप्त की जो है प्रशंसा की गई है, उसके विजय के बारे में बताया गया है, और इसमें जो है समुद्रगुप्त की तुलना जो है ईश्वर से की गई है। तो ये, और इसको जो है से उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, समुद्रगुप्त के बारे में जो लिखा गया था, हरिसेन ने जो वर्णित किया उनके बारे में, तो क्या सही नहीं है। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये कथन सही है कि आर्यवर्त के जो है 9 शासक थे, उनको हराकर जो है समुद्रगुप्त ने अपने राज्यों में मिला लिया। उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। तो ये कथन तो सही है कि 12 शासकों को हरा दिया, लेकिन बाद में जो है से वो लोग जो है से इनके जो है समर्पण कर दिए। समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त को जो है समर्पण कर दिया उनके सामने, और फिर जो है से उनको जो है से उनका राजपाट दे दिया था समुद्रगुप्त ने उनको राज करने के लिए उन्हीं के अधीन में। तो ये कथन जो है से वो गलत है। समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसके आज्ञाओं का पालन करते थे। तो ये कथन सही है कि जो पड़ोसी राज्य था, जो भी देश था, वो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो ऑप्शन सी जो है सही है। बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो ये भी कथन सही है कि बाहरी जो राज्य था वो समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया और अपनी पुत्री का विवाह जो है समुद्रगुप्त से कराया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके और या किनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी। तो महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की थी वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। 1 और 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे विवाह किया था, और जिससे जो है समुद्रगुप्त पैदा हुआ था। इसलिए समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, तो लिच्छवियों का नाती इसलिए इसको कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को ही सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता था। नेक्स्ट है शक विजेता निम्नलिखित में से
किसे कहा जाता है? तो किसको जो है शक विजेता कहा जाता है? तो शक विजेता जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपको इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त की द्वितीय को जो है शक विजेता कहा जाता है। उसने जो है शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को जो है परास्त किया था, और उसके बाद जो है उसने जो है व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के जो है शक को पराजित करने के बाद, रुद्र सिंह थ्री जो था वो शक शासक था, उसको पराजित करने के बाद जो है ये सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। और हुन को जो है पराजित किया था वो किया था स्कंदगुप्त ने। अब नेक्स्ट है कि कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? तो कालिदास जो है वो किनके दरबार में थे? तो वो थे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उनमें कालिदास भी एक दरबार में उनके रहते थे, और आर्यभट्ट वगैरह भी उनके दरबार में रहते थे, ब्राह्मीर। नेक्स्ट है बाण भट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट जो है वो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। ऑप्शन डी जो है पुष्यभूति वंश शासक था हर्षवर्धन, उसी के जो है दरबारी कवि बाण भट्ट थे, उसी ने हर्षचरिता की रचना भी की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? तो हर्ष के काल में भारत कौन आया था? तो हुएन सांग जो एक चीनी यात्री था, वो हर्ष के काल में जो है हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, और नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था, और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और उसने जो है अपना वर्णन जो है भारत में का जो वर्णन उसने अपनी किताब सी यूकी में किया था। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका? तो इसको जो है किसने रोक दिया था? नर्मदा नदी की तरफ जो है सम्राट हर्ष बढ़ रहे थे, तो उनको जो परास्त कर दिया था। तो ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, और चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने ऐसा किया था। और इसको जो है से इसके जो दरबारी कवि है रविकीर्ति ने जो है इसको इसके एहोल इंस्क्रिप्शन में जो है एहोल अभिलेख में जो है इसको लिखा गया है कि हर्ष जो है से नर्मदा नदी पे जब पहुंच रहे थे, तो उसकी तरफ जब बढ़ रहे थे, तो वो पुलकेशिन द्वितीय से परास्त हो गया। उसके बाद वो हर्ष नहीं रहे, मतलब खुश नहीं रहे। नेक्स्ट है कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो कांचीपुरम जो है वो किसकी राजधानी थी? तो वो थी पल्लव की। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी जो थी कांचीपुरम थी, और पल्लवों का राज जो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। नेक्स्ट है चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो चालुक्यों की राजधानी जो थी वो थी एहोल। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एहोल जो है चालुक्यों की राजधानी था। बाद में जो बतापी या बदामी को जो है उनको राजधानी के रूप में भी जाना गया था। नेक्स्ट है कि रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो अभी अभी मैंने बताया कि रवि कीर्ति जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिण भारत में जो है पूर्व मध्यकालीन जो है अर्ली मेडाइवल एज में जो है इस पर विचार करना है। तो पहला कथन है कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक होते थे। तो ये कथन सही है कि कुछ जो है इंपॉर्टेंट पोस्ट जो होता था वो हेरिडिटरी होता था। तो ये कथन सही है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे। तो ये गलत है। प्रशासन की जो है प्राथमिक इकाई वो नगर नहीं था बल्कि गांव था। नेक्स्ट है कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर करता था। तो ये भी कथन सही है कि कभी कभी एक व्यक्ति जो है दूसरे पदों पर भी होता था। एक व्यक्ति दो तीन पद संभालता था। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो सूची एक को सूची दो से हम लोग सम्मिलित करते हैं। कौन क्या है? तो नगर श्रेष्ठी। तो नगर श्रेष्ठी किसको कहते थे? तो श्रेष्ठी जो कहते थे मुख्य बैंकर को कहते थे। मेन बैंकर जो होता था उसको कहते थे नगर श्रेष्ठी कहते थे। और उसके बाद सार्थवाह। तो सार्थवाह किसको कहते थे? तो व्यापारियों काफिलों के नेता जो होता था उसका, व्यापारियों का मर्चेंट का जो लीडर होता था उसको हम लोग सार्थवाह कहते थे। प्रथम कुलीक। तो प्रथम कुलीक किसको कहते थे? तो मुल्क के शिल्पकार जो है मेन आर्टिसन जो होता था उसको जो है हम लोग प्रथम कुलीक कहते थे। कायस्थ। कायस्थ कहते किसको कहते थे? तो लिपिकों के प्रधान को कायस्थ कहते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सामंतों के संदर्भ में विचार करने के लिए फ्यूडल लॉर्ड्स के संबंध में। तो देखते हैं विचार करके। इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। तो ये कथन सही है कि सामंतों की जो है अपनी सेना होती थी, और आवश्यकता पड़ने पर जो है से राजा को ये सहायता देते थे। राजा बदले में जो है से खर्चा वगैरह देता था।
इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। तो ये कथन सही है कि इन्हें जो है से कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि भूमि वगैरह जो है से इसमें दिया जाता था, भूमि वगैरह इसको दान में दिया जाता था। जहाँ शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने के प्रयास करते थे। तो जहाँ भी शासन जो दुर्बल होते थे वहाँ ये स्वतंत्र होते थे, और फ्यूडल जो है फ्यूडल लॉर्ड्स ही जाके बाद में जो है अपनी सत्ता स्थापित कर लेते थे। तो इसमें तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सभा सम्मिलित है। तो इसमें कौन सा सभा जो है वो सम्मिलित है, तो देखते हैं। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, तो सभा जो है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, तो ये कथन सही है। उड़ एक ग्राम सभा कहलाती थी, तो ये भी कथन सही है, उड़ जो है ग्राम सभा थी। नगरम शिल्पकारों का संगठन, तो ये कथन जो है वो गलत है, नगरम जो है वो शिल्पकारों का संगठन नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है एक व्यापारियों का संगठन था। नेक्स्ट अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध नाटक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास की नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। उन्होंने जो है ये नाटक जो है दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक की एक युवती की प्रेम कहानी को लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम में। इसी तरह से मालविका अग्निमित्र भी इसी की नाटक है, उसमें जो है से शुंग वंश के जो शासक थे अग्निमित्र, उनकी प्रेम कहानी को उसमें लिखा गया है। तो ये कुछ जो है से किताबें हैं, बहुत सारी किताबें जो है कालिदास ने लिखी थी, और ये ज्यादातर इनकी जो कि रचना है वो संस्कृत में थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कथन सही है कि राज दरबार के जीवन चित्रण को प्रस्तुत करते थे कालिदास अपने नाटक में। कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि उनके नाटक में राजा और अधिकांश ब्राह्मण को प्राकृत बोलते हुए जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। तो ये कथन गलत है, बल्कि राजा और ब्राह्मण को जो है संस्कृत और जो है अन्य लोगों को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया। तो ऑप्शन ए जो है केवल सही है। नेक्स्ट है, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस्लाम के संदर्भ में देखते हैं, तो पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की थी। तो ये कथन सही है कि पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की थी। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। तो ये भी कथन सही है कि कुछ दौरान जो है से अगले 100 सालों में जो भारत में फैल गया। सबसे पहले जो है अरब ने आक्रमण किया था भारत में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप को तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने हाथ से इस नए धर्म भी ले आए। तो ये भी कथन सत्य है कि ये जो है से सबसे पहले जो है से केरल के तटीय बस्तियों में सबसे पहले ये पहुंचा था। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1400 साल वर्ष जो है 1400 साल पूर्व जो है इस्लाम आया था। 572 ईस्वी में पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो उसी के बाद जो है इस्लाम का जो है 622 ईस्वी में इस्लामिक हिजरी जो है, जब वो मक्का से मदीना के लिए गए थे, उसको जो है प्रस्थान किए थे, तो उसको हिजरत कहा गया। तो इसीलिए हिजरी जो है इस्लामिक कैलेंडर वहां से चालू हो गया 622 ईस्वी में। अब नेक्स्ट है कि इमारतें, नेक्स्ट चैप्टर 12वां इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने मेहरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये जो है लौह स्तंभ वो दिल्ली में स्थित है, और ये 1500 वर्ष पूर्व जो है बना, मेहरौली दिल्ली में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 7.2 मीटर है, और वजन जो है लगभग 3 टन है। और इसको जो माना जाता है कि चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इसको माना जाता है, उसी का नाम को माना जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्तूप के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, तो ये सही है। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो टीला होता है। स्तूपों में सजावट के लिए रखे जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है, तो ये कथन गलत है। धातु मंजूषा जो है उसमें जो है उनकी अस्थियां वगैरह को रखते थे उस डिब्बा में बंद करके, और स्तूप के अंदर रखते थे। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, तो ये कथन सही है कि चारों ओर जो परिक्रमा हेतु जो बना होता है वृत्ताकार पथ, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। तो इसको भी, ये भी कथन सही है कि प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसको वेदिका कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसमें सही नहीं है।
नेक्स्ट है कि पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूर्व मध्यकालीन जो है हिंदू मंदिर के बारे में दिया गया है, तो देखते हैं क्या है कि मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था, तो ये गलत है। तो मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था वो था गर्भगृह। गर्भगृह था सबसे महत्वपूर्ण भाग। मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी या एक सभागार होता था जहां लोग एकत्र होते थे, तो ये भी कथन गलत है। जो गर्भगृह नाम की जगह होती थी वहां जो है तो मुख्य देवी देवता को रखा जाता था, तो ये जो है एक महत्वपूर्ण भाग था, तो ये भी कथन गलत है। गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे, तो ये कथन सही है कि गर्भगृह के ऊपर जो है काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था और उसको जो है शिखर कहते थे, तो ये कथन जो है सही है। ऑप्शन सी जो है इसमें सही है सिर्फ, बाकी जो है से गलत है। सभागार जो होता था वहां पे जो है लोग इकट्ठे होते थे और गर्भगृह में जो है से देवी देवताओं को रखा जाता था। अब नेक्स्ट है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, तो ये कथन सही है। टोटल 18 पुराण है। इनकी पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां, तो ये भी कथन सही है कि बहुत सारे राजाओं के बारे में जो है इसमें कहानियां, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, इसमें बहुत सारे राजाओं के बारे में कहानियां मत्स्य। उसके बाद अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिसे सब सुने और समझ सके, तो ये भी कथन सही है कि सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिसको सब पढ़ सके और समझ सके, सुन सके और समझ सके। नेक्स्ट है कि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते, तो ये गलत है कि जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो पुराणों को सुन सकते थे, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है। तो पुराणों के संकलन से संबंधित कौन नहीं है, तो व्यास तो है, उग्र शर्वा भी है, लोमहर्ष भी है, तो मंखक जो है से पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है। ये जो है से कश्मीर का जो है से संस्कृत महाकवि था जिसने कुछ किताबें लिखी थी, जैसे श्री कंठचरित महाकाव्य तथा मंख कोश इसकी रचना है, और ये जो है से पुराणों के संकलन से इसका कोई संबंध नहीं है। वेद व्यास नहीं, व्यास जो ऑप्शन है वो महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट, आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है। तो आर्यभट्ट किस से संबंधित थे, ज्योतिष से, तो ज्योतिष शिक्षा से आर्यभट्ट संबंधित थे। खगोल से, तो खगोल जो है से खगोल शिक्षा से भी संबंधित थे, गणित से भी संबंधित थे, तो इसका जो है तीनों से संबंधित था आर्यभट्ट का, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। आर्यभट्ट ने जो है से पृथ्वी का जो है से पेरीमीटर को नापा था और बताया था कि पृथ्वी का जो है से पेरीमीटर इतना होता है। नेक्स्ट है शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जीरो के बारे में कहा गया कि जीरो के बारे में विचार कीजिए कि भारत के गणितज्ञ ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, तो ये सही बात है कि भारत के ही गणित के मैथमेटिशियन ने जो है जीरो का आविष्कार किया था। गणित की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई, तो ये कथन गलत है कि पहले जो है अरबों द्वारा भी अपनाई गई और उसके बाद जो है यूरोप में फैली। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिना करते थे, तो ये कथन भी सही है कि रोम के जो निवासी थे शून्य के प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, तो ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। अब नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखते हैं। पहला है काव्य है और उसके रचनाकार कौन है। शिल्पा अधिकरम, द शिल्पा अधिकरम किसने लिखा था, तो वो लिखा था इलेंगो अधिगल। ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा इलेंगो अधिगल। मणि मेखलई, तो मणि मेखलई किसने लिखा था, द शीतले सतनार। ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा शीतले सतनार जो है मणि मेखलई लिख रहा था। मेघदूतम, द मेघदूतम कालिदास की रचना है, तो ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा था, तो ए का जो है ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। तो कागज का आविष्कार जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, वो हुआ था चीन में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नाम के एक व्यक्ति ने किया था, तो ये अब याद रखिएगा, लून नाम के एक व्यक्ति ने 1900 वर्ष पूर्व जो है ये किया था, और लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची, इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई, और लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में कागज की
जानकारी बगदाद से भी आई है। लेकिन सबसे पहले जो है कागज का जो है आविष्कार कहाँ हुआ था, तो वो चीन में हुआ था। ऑप्शन बी, लून नाम के व्यक्ति ने किया था। तो दोस्तों ये था 6th क्लास का हिस्ट्री, जो टोटल मैंने आप लोगों को करा दिया। और अब जो है इसके बाद 7th क्लास की हिस्ट्री शुरू होगी, फिर जो है मैं 8th का शुरू करूंगा। और उसको जब कंप्लीट कर दूंगा, पहले जो है इसमें जो है ये न्यू हिस्ट्री बुक था, तो इसको मैं करा दिया हूँ। तो अब जो है एक प्राचीन इतिहास भी, जो पहला वाला एनसीईआरटी था, उसका भी मैं 6th क्लास का करा दूंगा। तो आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है तो 10 तक जो है टोटल एनसीईआरटी से कराने के बाद जो है फिर सप्लीमेंट्री बुक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन, गुड बाय।